Good morning, students. How are you all? I hope everybody is fine and doing well. We were doing History Chapter 1 and we have completed few topics. Today we will start a new topic and topic name is New Social and Political Groups. नए सामाजिक और राजनीतिक समूह. So the study of the 1000 years between 700 and 1750 is a huge challenge to historian largely because of the scale and variety of developments that occurred over the period. सन 700 से लेकर 1750 के बीच में इन जो हज़ार साल रहे हैं उनका स्टडी करने में हिस्टोरियन को बहुत चुनौती भरा रहा उनका ये पता करना, क्योंकि मेनली मुख्य रूप से इसके लिए इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए थे, मीन्स बहुत सारे चेंजेस हुए थे. At different moments in this period, new technologies made their appearance, like the Persian wheel. अब क्या हुआ, इस काल में अलग अलग समय में नई नई टेक्नोलॉजी आई, जैसे कि पर्शियन व्हील, चरखा और बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल, इस तरीके की चीज़ें आई. पर्शियन व्हील अभी हम पढ़ेंगे. पर्शियन व्हील क्या होता है, आप लोग एक नज़र देखें इसको. दिस इज़ कॉल्ड पर्शियन व्हील. ये बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे कि गांव में अगर आपने देखा होगा कि इस तरीके का एक लगा रहता है और वो चलता रहता है कंटिन्यूसली और पानी नीचे से भरकर ऊपर की तरफ आता जाता है. सो यू हैव सीन द पर्शियन व्हील. नए तरह के खाने, न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट लाइक पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी. इस उपमहाद्वीप में नई तरह की खान पान भी आया. नए तरह का खान पान, जो आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी है, वो इंडिया के नहीं हैं, वो बाहर से जो लोग आए थे उनके साथ में उनका खाना पीना, यानी कि उनके खाने पीने का जो तरीका था वो भी आया था. वो लोग भी यहाँ पर आकर वो चीज़ खाने लगे थे. तो इसी वजह से ये जो आलू है, मक्का है, मिर्च, चाय, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ की नहीं हैं. ये बाहर के लोग जो आए तो वो अपने साथ में वो चीज़ें लेकर आए. As a result, this was a period of economic, political, social and cultural changes. ये वो समय था, ये वो समय रहा जब राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन होते रहे. अब इसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स जो हैं 5, 6, 7 उसमें हम लोग पढ़ेंगे. This was also a period of great mobility. Groups of people traveled long distances in search of opportunity. The subcontinent held immense wealth and the possibility of people to carve a fortune. One group of people who became important in this period were the Rajputs, a name derived from Rajputra, the son of a ruler. इस टाइम पर लोगों की जो गतिशीलता थी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की, वो क्या हुई, वो बहुत बढ़ गई. अवसर की तलाश में लोग झुंड दूर दराज की यात्रा करने लगे. जब यात्रा करने लगे तो एक जगह से दूसरी जगह उनका जाना इजी होने लगा. इस उपमहाद्वीप में बहुत सारी फॉर्च्यून था, यानी कि बहुत सारी अपने यहाँ पर संपदा थी, बहुत सोना चांदी ये हुआ करता था और कुछ लोगों को मौका मिला अपना भाग्य आजमाने का, जिससे कि वो अमीर बन सकें. तो इस टाइम पर जो सोसाइटी थी, जो ग्रुप्स थे, उन्होंने क्या किया, उनको महत्व दिया गया. एक समुदाय था, ऐसा ही एक समुदाय था जिसका नाम था राजपूत और जिसका नाम कहाँ से लिया गया था, राजपुत्र से लिया गया था. राजपुत्र मीन राजा का पुत्र. 8वीं से 14वीं सदी के बीच में यह नाम आमतौर पर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था, ये इस्तेमाल किया जाता था वॉरियर्स के लिए, योद्धाओं के लिए और उनके ग्रुप के लिए जो कि क्षत्रिय होने का दावा करते थे. और इस राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वो सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे. कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे. इस युग में राजनीतिक दृष्टि से अगर महत्व हासिल करने के अवसर का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ. कायस्थ कौन होते हैं, कायस्थ जो बेसिकली लिपिक या मुंशी का काम करते हैं, आदि समूह ने भी उठाया था.
आगे पढ़ते हैं हम। Throughout this period, there was a gradual clearing of forest and extension of agriculture, a change faster and more complete in some areas than in others. Changes in their habitat forced many forest dwellers to migrate. Others started tilling the land and became peasant. These new peasant groups gradually began to be influenced by regional markets, chieftains, priests, monasteries, and temples. They became part of a large complex society and were required to pay taxes and offer goods and services to local lords. As a result, significant economic and social differences emerged among peasants. इस पूरे काल के दौरान क्रमशः क्या होता रहा, जंगलों की कटाई हो रही थी, खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। तो कुछ जो वनवासी थे जमीन की जुताई करने लगे, कृषक बन गए, कृषक का मतलब किसान बन गए, और ये जो कृषकों के समूह थे वो बाजारों में मुखियाओं को मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वो क्या करते थे, वो एक समाज का बहुत ही अहम हिस्सा बन गए थे। ये जो पेजेंट थे उन्हें टैक्स चुकाने पड़ते थे, और जो वहाँ के मालिक वर्ग थे उनकी नौकरी करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगा। मीन्स समाज में और उनके जो आर्थिक स्थिति थी, आर्थिक स्थिति का मतलब कौन पैसे से कितना मजबूत है। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी, कुछ लोग जानवर पालते थे, कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी यानी कि हाथ से कुछ बनाने का काम करने लगे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोगों के बीच में फ़र्क आता गया, लोग क्या हुए, जातियों में और उपजातियों में बंटने लगे, यानी कि कास्ट सिस्टम उभरने लगा। उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय जो था, उनका काम करने का तरीका के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। जो जिस तरह का काम करने लगा उसको उसी जाति में, उपजातियों में बांट दिया गया, और उसी बेस पर ऊंचे नीचे का दर्जा दिया जाने लगा कि ये ऊंची जाति है, ये नीची जाति है। हालांकि ये जो दर्जे होते थे वो स्थायी नहीं होते थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव, संसाधन का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। मीन्स अगर कोई व्यक्ति को के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी ज़मीन है, तो उसको ऊंचा दर्जा दे दिया जाता था। जिसके पास कोई गरीब है, जिसके पास ज़मीन नहीं है, तो क्या होता था, उसको नीचा दर्जा दे दिया जाता था। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था, और एक ही जाति का किसी और क्षेत्र में कोई और दर्जा हो सकता था। So jatis framed their own rules and regulations to manage the conduct of their members. These regulations were enforced by an assembly of elders described in some areas as a jati panchayat. But jatis were also required to follow the rules of their villages. Several villagers were governed by chieftains. अब क्या होने लगा, जो सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करते थे, यानी जो जातियां स्वयं अपने नियम बनाती थीं, वो क्या करने लगी, वो अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियम का पालन जाति के कौन लोग करवाते थे, बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी। यानी कि कुछ नियम बना दिए, वो किसने बनाए, जो उस गांव के बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने नियम बनाए, और वो उस नियम का सबको पालन करना होता था। लेकिन इन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का भी पालन करना पड़ता था। मतलब अपनी जो जिस जाति के वो हैं, उनकी जाति के जो रूल हैं वो भी फॉलो करने हैं, और अगर गांव का कोई मुखिया होता था और उसका कोई रूल्स होते थे गांव के, तो वो भी उनको फॉलो करने पड़ते थे। तो मिल मिलाकर भी किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होते थे, मतलब एक छोटा सा एक क्षेत्र होते थे। नेक्स्ट, region and empire. Region and empire. Large states like those of the Cholas, तुगलक्स और मुगल्स, ये एक डायनेस्टीज़ हैं, चोला डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी। इनके बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। डायनेस्टी क्या होती है ये भी हम पढ़ेंगे। इनकम्पास्ड मैनी रीजन्स, असंस्कृत प्रशस्ति, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में। प्रशस्ति क्या होता है। प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलवान, explained that he was the ruler of a vast empire that stretched from Bengal in the east to Ghazni, जिसको गजना भी कहा जाता है, जो आज की डेट में अफगानिस्तान में है, in the west and included all of South India, Dravid,
तमिल एरिया कहलाता था वो। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, गौड़ा, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात अपेरेंटली फ्लेड फ्रॉम हिज आर्मी। तो जो जिनके बारे में अभी बताया कि चोल, तुगलक, मुगल, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत बहुत सारे क्षेत्र आते थे। दिल्ली का जो सुल्तान था गयासुद्दीन बलबन, 1266 से लेकर 1287 के बीच में वो था। उसके बारे में एक प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब होता है की प्रशंसा में, यानी कि गयासुद्दीन बलबान की प्रशंसा में क्या लिखा गया है। उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया, जो कहाँ से, बंगाल से लेकर और वेस्ट में जो अफगानिस्तान में, आज की डेट में अफगानिस्तान में गजनी नाम से है, वहाँ तक फैला हुआ था। और उसमें कौन कौन से पार्ट ऐड थे हमारे इंडिया के, उसमें दक्षिण भारत यानी वेस्ट इंडिया जो है, सॉरी साउथ इंडिया जो है वो भी उसमें आता था। गौड़, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सारे एरिया आ जाते थे उसके अंडर में। तो ये गौड़, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यहाँ की जो अलग अलग क्षेत्रों की सेनाएं थी ना, उसके आगे वो झुक गई, वहां से भाग गई उससे डर के, गयासुद्दीन बलवान से, क्योंकि बहुत पावरफुल रूलर था वो। फिर क्या हुआ, इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति मानने लगे। अतिशयोक्ति का मतलब होता है बहुत ही हाइपोथेटिकली मानने लगे। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते थे कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। लैंग्वेज एंड रिलीजन, यू नीड टू डू इट योर ओन, खुद आपको पढ़ना है इसका। That is all for today. We will be doing further tomorrow. Till then, take care of yourself, take care of your family. Bye bye.